समूचे मध्य पूर्व में एक नई हलचल मची हुई है और इस बार इसका केंद्र न तो कोई युद्ध है न कोई मिसाइल हमला, बल्कि एक अदृश्य संकट है जिसने ईरान जैसे ताकतवर देश की नींव को हिला दिया है। हाँ, वही ईरान जिसके मिसाइल कारखाने 24 घंटे काम करते हैं, वही ईरान जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाया और इजराइल के हमलों के सामने झुकने से इनकार किया, आज उसी देश की राजधानी तेहरान प्यास से जूझ रही है। देश के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक राजधानी का मुख्य जलाशय अमीर काबिर डैम अब सिर्फ 14 दिनों तक ही पानी सप्लाई कर पाएगा, यानी 2 हफ्ते बाद तेहरान के लाखों घरों में पानी की बूंद तक नहीं बचेगी। स्थिति इतनी गंभीर है कि पानी विभाग के प्रमुख behzad parsa ने खुद कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो तेहरान की नलियां सूख जाएंगी, बिजली संकट बढ़ेगा और लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। 5 साल की लगातार सूखा, रिकॉर्ड गर्मी और पानी का बेहिसाब दोहन अब इस संकट को वाटर बैंक्रप्सी यानी जल दिवालियापन में बदल चुका है। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि दशकों की गलत नीतियों और अव्यवस्थित संसाधन प्रबंधन का नतीजा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने तुरंत कठोर कदम नहीं उठाए तो आने वाले हफ्तों में उसे डे 0 यानी वो दिन देखना पड़ सकता है जब पानी की आपूर्ति सिर्फ टैंकर या स्टैंड पाइप से की जाएगी। और ये वही तेहरान है जो कभी मध्य पूर्व की तकनीकी और सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता था। अब सोचिए, मिसाइलें हैं लेकिन पीने का पानी नहीं, हथियारों के गोदाम भरे हैं लेकिन जलाशय सूखे पड़े हैं। और यही विडंबना आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में एक और तरह की हलचल है, लेकिन यह सामाजिक मोर्चे पर। रियाद के एक फिटनेस स्टूडियो में अरबी संगीत की धुनों पर डजन भर महिलाएं बेली डांस सीख रही हैं। यह वही सऊदी अरब है जहां कभी महिलाओं का घर से बिना अबाया या पुरुष अभिभावक की इजाजत के बाहर निकलना तक वर्जित था। अब महिलाएं न सिर्फ गाड़ी चला रही हैं, बल्कि नृत्य जैसी कला में खुद को व्यक्त भी कर रही हैं। लेकिन यह सब अभी भी बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। फ्रांसीसी एजेंसी AFP की रिपोर्ट बताती है कि इस नृत्य को समाज अभी भी संदेह की नज़र से देखता है। महिलाएं अपने नाम छिपाती हैं, चेहरा ढंकती हैं, क्योंकि डर है कि उनके परिवार या समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। एक प्रतिभागी ने कहा, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बेली डांस को सिर्फ कामुकता से जोड़ा जाता है, कला से नहीं। प्रशिक्षक इसे खेल और फिटनेस के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि धार्मिक सीमाओं में रहते हुए महिलाएं आज़ादी का थोड़ा स्वाद ले सकें। और यही नया सऊदी अरब है जहां बदलाव की हवा चल रही है, लेकिन अब भी हर कदम पर परंपरा की जंजीरें खनकती हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए इजराइल की संसद नेसेट की तरफ। सोमवार रात वहां एक ऐसा विधेयक पास हुआ जिसने पूरे मध्य पूर्व में भूचाल ला दिया है। 120 सांसदों में से 39 ने समर्थन में और 16 ने विरोध में वोट डाला, जिससे एक बिल को पहली मंजूरी मिल गई। ये बिल फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने की अनुमति देता है, यानी जो भी व्यक्ति किसी इजरायली नागरिक की हत्या, घृणा या वैचारिक कारणों से करता है, उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। ये प्रस्ताव चरमपंथी यहूदी शक्ति पार्टी की नेता लिमोर सोनहार मिल्ख ने रखा और कुख्यात सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर ने इसे ऐतिहासिक जीत कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने वादा किया था और हमने पूरा किया। आतंकवादियों के लिए मौत की सजा का कानून पास हो गया। लेकिन मानवीय संगठन इस कानून को राष्ट्र प्रायोजित नस्लवाद कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल की जेलों में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और कई बिना मुकदमे के बंद हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये जेलें वास्तव में मृत्यु शिविरों में बदल चुकी हैं, जहां भूख, यातना और इलाज की कमी से हर महीने दर्जनों लोग मर रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों ने इस कदम को फासिस्ट कृत्य बताया है। हमास का कहना है कि ये कानून व्यवस्थित सामूहिक मत हत्याओं को वैधानिक बनाने की साजिश है। इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ये खतरनाक आपराधिक वृद्धि है जो इजराइल के नरसंहार अभियान का हिस्सा है, और PFPL ने इसे दिन दहाड़े किया गया युद्ध अपराध बताया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स भी यही संकेत देती हैं कि इजराइल की जेलों में मानवाधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैदियों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, घंटों तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखा जाता है, भूखा रखा जाता है और बीमारियों का इलाज जानबूझकर टाला जाता है। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि मृत कैदियों के शरीर लौटाने से पहले उनसे अंग निकाले गए हैं, और यह आरोप अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहा है। लेकिन वैश्विक मंचों की चुप्पी इस त्रासदी को और गहरा कर रही है। इस बीच गाजा में युद्ध विराम भी सिर्फ कागजी साबित हो रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इजराइल ने 282 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया।
इन हमलों में 242 फिलिस्तीनी मारे गए और 662 घायल हुए, यानी हर दिन लगभग 9 बार किसी न किसी रूप में हमला हुआ, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि युद्ध विराम प्रभावी है। आंकड़े कहते हैं 25 दिन में बम गिरे। ये कैसा युद्ध विराम है? इसे विश्लेषक नो वॉर नो पीस मॉडल कह रहे हैं। न युद्ध न शांति, बस स्थायी विनाश की स्थिति। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 महीने में गाजा में सिर्फ 3,451 राहत ट्रक पहुंचे, जबकि जरूरत थी 15,600 की। आधे से ज्यादा खाद्य और दवा का सामान इजरायली नाकेबंदी में अटका रहा। और इसी बीच 2023 से अब तक यानी 2 साल में 69,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। हर आंकड़ा एक जलती हुई कहानी है, हर नाम एक टूटा हुआ सपना। दुनिया के कई देश, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है, युद्ध विराम के सख्त अमल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की निष्क्रियता इस त्रासदी को नहीं रोक पा रही। पश्चिमी ताकतें अब भी हथियारों की आपूर्ति कर रही हैं, मानो मानवता से ज्यादा व्यापार अहम हो गया हो। और अब बात सीरिया की। राष्ट्रपति अहमद शरह ने इजराइल के साथ किसी भी तरह के संबंध सामान्य करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे देश की जमीन इजराइल ने 1970 से कब्जे में रखी है। गोलान हाइट्स हमारे रगों का हिस्सा है, कोई सौदा नहीं। ये बयान उस समय आया है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से अब्राहम अकॉर्ड्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही समझौते जिनके तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से दोस्ती कर ली थी। लेकिन सीरिया ने कह दिया है, हम ना झुकेंगे न समझौता करेंगे। राष्ट्रपति अहमद शरह ने यह भी जोड़ा कि आईसिस विरोधी गठबंधन के साथ कोई भी सहयोग अब सीरियाई संप्रभुता की शर्तों पर ही होगा, यानी अब अमेरिका या कोई और देश वहां मनमानी नहीं कर पाएगा। इस सब के बीच मध्य पूर्व एक बार फिर उबाल पर है। एक और प्यास से जूझता ईरान, दूसरी ओर बदलाव से गुजरता सऊदी अरब, तीसरी ओर आग में जलता गाजा और चौथी ओर अपनी जमीन पर अड़ा सीरिया। हर देश अपने मोर्चे पर लड़ रहा है, कहीं प्रकृति से, कहीं परंपरा से, कहीं अत्याचार से और कहीं साम्राज्यवादी शक्तियों से। लेकिन तस्वीर में एक समानता है, हर तरफ संघर्ष है, चाहे वो पानी का हो, पहचान का या आजादी का। दुनिया के नेता अब भी बैठकों में व्यस्त हैं, बयान जारी हो रहे हैं, प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा। गाजा में बच्चे अब भी मलबे में सोते हैं, तेहरान में लोग पानी की कतारों में खड़े हैं, रियाद में महिलाएं पर्दे के पीछे नाच रही हैं और दमिश्क में बंदूकें अब भी गरज रही हैं। यह है आज का मध्य पूर्व, जहां हर सांस में इतिहास सिसकता है और हर सुबह एक नया संकट जन्म लेता है। कहा जाता है, किसी देश की ताकत उसके हथियारों से नहीं, उसके लोगों की उम्मीदों से मापी जाती है। लेकिन जब उम्मीद ही सूख जाए, जब नल से पानी की जगह धूल निकले, जब नित्य भी छुप कर करना पड़े, जब न्याय के नाम पर मौत का कानून बन जाए, तो दुनिया को सोचना होगा कि सभ्यता किस दिशा में जा रही है। क्या ये आने वाले बड़े भू राजनीतिक तूफान की आहट है? क्या ये वही समय है जब पुराना मध्य पूर्व बिखर कर एक नए युग की नींव रखेगा? जवाब शायद समय देगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो स्पष्ट है। मध्य पूर्व जल रहा है, सूख रहा है और फिर भी किसी तरह जिंदा है। यही उसका संघर्ष है, यही उसकी कहानी। प्रिय दर्शक, ये कहानी सिर्फ खाड़ी की नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य की है।